सियासी दल हमारे आंदोलन में पीछे खड़े रह करके हमारा साथ दिए और विश्वविद्यालयों के कैंपसों से निकल करके ये आंदोलन अखिल भारतीय हो गए। रोहित वेमुला के बाद इन विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय की जो बयार चली थी, सांस्थानिक हत्या की गई, या जो स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं उस पर क्यों नहीं बात करते कि जिन स्कूलों में बच्चे कम होंगे, सरकारी स्कूलों में, उनको बंद करेंगे और मेटा स्कूल बनाएंगे या मर्ज कर देंगे दूसरे स्कूल में। तो ये दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चे तो सबसे ज्यादा गांव में रहते हैं। जब सियासी विपक्ष कमजोर नजर आ रहा था, तब वे विपक्ष बन करके इन विश्वविद्यालयों के होने की भूमिका को निभा रहे थे, अपने नागरिक होने की भूमिका को निभा रहे थे। उन छात्रों को आतंकवादी कहा जा रहा है, दंगाई कहा जा रहा है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है। उनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कानून और धाराएं लगाई जा रही हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं उन प्रोफेसर्स को जो कभी भीमा कोरेगांव यलगार परिषद के नाम पर जेल में डाला गया, प्रोफेसर हैनी बाबू, मैं उनके साथ खड़े होने की अपील फिर से दोहराता हूं और तमाम प्रोफेसर्स के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं इसके भी निंदा करता हूं और अपने प्रोफेसर्स और छात्रों के साथ खड़े होने की फिर से एक मुकम्मल बयान देता हूं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि इनमें से कोई भी जिनके ऊपर आरोप तय नहीं है उनको दंगाई बताया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। और जिन्होंने खुलेआम गोलियां चलाई, जिन्होंने खुलेआम भाषण दिए, जो खुलेआम घूम रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं किसी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उन लोगों के ऊपर कोई मुकदमे नहीं है। जामिया की छात्रा चंदा को उनके कैंपस में घुसने से रोकने की नोटिस जारी की जाती है, तो मैं चंदा के साथ खड़ा हूं, मैं उमर खालिद के साथ खड़ा हूं, मैं हनी बाबू के साथ खड़ा हूं जो मेरे प्रोफेसर हैं, मैं पूर्वानंद के साथ खड़ा हूं जिनको दंगाई कहा जा रहा है, मैं योगेंद्र यादव के साथ खड़ा हूं जिनको पढ़ते हुए हमने सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस तरह की आवाजों के साथ खड़ा हूं। और तब विषय पर लौटते हैं और इस बात की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं कि यूं ही नहीं इन अकादमिक संस्थानों पर हमले किए जा रहे हैं, यूं ही नहीं नई शिक्षा नीति ऐसी लाई जा रही है जो सामाजिक न्याय विरोधी है, यूं ही नहीं इस पूरी नई शिक्षा नीति के दस्तावेज से आरक्षण शब्द गायब कर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में आरक्षण शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि शब्द का इस्तेमाल न करने से क्या फर्क पड़ता है? नई शिक्षा नीति समावेशी है, नई शिक्षा नीति सबको सम्मिलित करने की बात करती है। तो मैं आज कुछ उसी पर बात करूंगा कि वो किस कदर समावेशी है, या नई शिक्षा नीति एक खास तरह के अपर कास्ट, अपर क्लास, शहरी पुरुषों के पक्ष में खड़ी है, जिनके जेब में पैसा होगा, जिनकी कल्चरल कैपिटल थी, जो पहले से इन शिक्षण संस्थानों में काबिज थे और अब फिर से उन्हीं के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। तो यह स्वाभाविक नहीं है, यह सहज नहीं है कि इन विश्वविद्यालयों पर हमले हो रहे हैं। ये साजिशन है, इनकी पूरी रणनीति बनी है और वो रणनीति यह कहती है कि जब सियासी विपक्ष कमजोर पड़ते जा रहे थे तब इन विश्वविद्यालयों से आवाजें उठ रही थी। वो आवाजें मैं देखता हूं 13 पॉइंट रोस्टर जब आया, डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर, तो इन्हीं विश्वविद्यालयों से हमने वो लड़ाई शुरू की। सियासी दल हमारे आंदोलन में पीछे खड़े रह करके हमारा साथ दिए और विश्वविद्यालयों के कैंपसों से निकल करके ये आंदोलन अखिल भारतीय हो गए। रोहित वेमुला के बाद इन विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय की जो बयार चली थी,
सांस्थानिक हत्या की गई रोहित वेमुला की। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के कौन से आरोपी जेल में है, यह सवाल हमें पूछते रहना होगा सत्ता से। और रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद पूरे देश ने जो कंपन महसूस किया सामाजिक न्याय को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, सभी वंचित तबकों की हिस्सेदारी दावेदारी को लेकर के, उसका असर देश भर के विश्वविद्यालयों में दिखा। रोस्टर आंदोलन जब 2018 और 19 में चला, उसका आंदोलन पूरे देश भर के कैंपसों के नेतृत्व में लड़ा गया। रोस्टर आंदोलन का कोई नेता है तो विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक हैं, और फिर आम जनता उसके साथ खड़ी हुई, राजनीतिक दल उनके पीछे खड़े हुए, और देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान किया उसे बदलते हुए मजबूरन केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और 200 पॉइंट रोस्टर के ऊपर अध्यादेश लाना पड़ा। लोगों ने लाठियां खाई, मुकदमे झेले, त्याग दिया, इसलिए इन विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। CANRC NPR जैसा संविधान विरोधी, मैं फिर से कह रहा हूं, इस पर जोर देकर के कह रहा हूं, एक कानून लाया गया तो इन्हीं विश्वविद्यालयों ने विपक्ष बनकर के सड़क को गुलजार किया, देश भर को आंदोलित किया, इसलिए इन विश्वविद्यालयों पर हमले हैं। अब मैं नई शिक्षा नीति की बहुत चंद बातें आपसे साझा करूंगा, और इसलिए करूंगा कि अब दिखने वाले हमले नहीं होंगे। JNU के नकाबपोश बाहर घूमेंगे, आइडेंटिफाइड होने के बाद बाहर घूमेंगे, और JNU के छात्रों को UAPA लगाया जाएगा। जामिया में पुलिस घुस करके मारेगी बेरहमी से, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और शाहीन बाग को बदनाम किया जाएगा, छात्रों को बदनाम किया जाएगा। ये हो चुका है इस देश में। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है। अब सीधे हमला करने के साथ सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है, जिससे विश्वविद्यालयों के चरित्र पर ही हमला कर रही है, और वो चरित्र पर हमला इनके सार्वजनिक वित्त पोषण चरित्र पर है। 90 के बाद तो इन विश्वविद्यालयों की दहलीज तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा आना शुरू हुए, और आप रोस्टर से रोकते रहे। आप परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद कर चुके हैं, और यूपी में क्या कहा जा रहा है, संविदा पर नियुक्ति होगी 5 साल। यह तो कानून बन चुका है, यह केंद्र सरकार यह नियम ला चुकी है। नई शिक्षा नीति यह कहती है कि डायरेक्ट परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होंगे। तो जैसे ही आरक्षण लागू हुआ 97 तक आते आते SC ST का, 2006 में आकर के OBC का रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में लागू हुआ, तो आप परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद कर दिए। पूरे देश में संविदा पर शिक्षक रखे जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 5000 शिक्षक एडहॉक पर है, 4-4 बार फॉर्म निकला, कोई परमानेंट नहीं हुआ, क्योंकि उन 5000 एडहॉक शिक्षक में 2500 दलित, पिछड़े, आदिवासी थे। तो परमानेंट हो जाते तो कितना बड़ा परिवर्तन होता। ये सारे हमले समानांतर विश्वविद्यालयों के चरित्र पर है, और नई शिक्षा नीति संविदा पर रखने की घोषणा करती है। नई शिक्षा नीति उस दिशा में जा रही है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के आंकड़े बता रहे हैं कि 2014-15 में 77 कॉलेज जो सरकारी कॉलेज थे बंद किए जा चुके हैं। 15-16 में 126 सरकारी कॉलेज बंद कर दिए गए, 16-17 में 173, 17-18 में 134, 18-19 में 99, 19-20 में 92, और पिछले 4 से 5 महीनों में 80 से 82 कॉलेज जो सरकारी थे वो बंद किए जा चुके हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के ये आंकड़े हैं। सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया जा रहा है, जो अकादमिक संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है, जहां आपका आरक्षण लागू है। प्राइवेट विश्वविद्यालयों में, निजी विश्वविद्यालयों में कहीं कोई आरक्षण लागू नहीं है। नई शिक्षा नीति आरक्षण शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है। और एक छोटी सी बात जो शुरू में ही कह दूं, नई शिक्षा नीति का जो दस्तावेज सार्वजनिक हुआ है उसके पेज नंबर 38 पर आइए। OBC टर्मिनोलॉजी केवल 2 जगह इस्तेमाल हुई है, पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39। क्या है मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। कॉन्सेप्ट पर बात की गई है, वेग लैंग्वेज में प्रयोग किया गया है।
पेज नंबर 38 का पॉइंट नंबर 6.2, भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतराल को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है। क्या की है, इसके आंकड़े नहीं दिए। यानी आपको बताना चाहिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने एनरोल्ड हुए विश्वविद्यालयों में, कितने परमानेंट टीचर बन गए। आंकड़े नहीं है, वेग लैंग्वेज है। किंतु असमानता आज भी देखी जा सकती है। विशेषकर माध्यमिक स्तर पर हम सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देख सकते हैं जो शिक्षा में भूतकाल से ही पीछे रहे हैं। यानी मान रहे हैं आप, और पहचान आधारित आप मान रहे हैं। और क्या मान रहे हैं? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित यानी SEDG, इन समूहों के लैंगिक रूप, सांस्कृतिक पहचान रूप, लैंगिक रूप में महिला और ट्रांसजेंडर, और सांस्कृतिक पहचान रूप में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। यानी आप मानते हैं कि जो पिछड़ापन है, जो शिक्षा में हिस्सेदारी न हो पाना है, वह सांस्कृतिक पहचान के आधार पर तय होता है कि SC, ST, OBC, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, इनकी हिस्सेदारी नहीं है। पेज नंबर 38 पॉइंट नंबर 6.2 NEP 2020। अगर आपको वाकई आरक्षण खत्म करना था तो आप यह बात क्यों लिख रहे हैं? आगे आप क्या लिखते हैं? भौगोलिक पहचान, सामाजिक और आर्थिक पहचान, इन सब के रहने वाले इन परिवार, बच्चे जो बाल तस्करी के शिकार हो गए, उनके बच्चे, अनाथ बच्चे, ये सारे लोग शामिल हैं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको आसान भाषा में बताऊं, यह दस्तावेज कह रहा है कि शिक्षा में SC, ST, OBC, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, प्रवासी, कमजोर, गरीब, किसान, मजदूर, इनके बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। यह बात यह दस्तावेज मानता है। फिर इस दस्तावेज ने कहीं कोई प्रावधान या ठोस रूप में क्यों नहीं किया कि नई शिक्षा नीति बैकलॉग की सीटों पर एडमिशन देगी, बैकलॉग की सीटों पर परमानेंट टीचर का अपॉइंटमेंट करेगी? कहीं यह जिक्र इस NEP में नहीं है। NEP में जिक्र वेग लैंग्वेज में है कि परमानेंट अपॉइंटमेंट होंगे, लेकिन क्या इन वंचित तबकों के विशेष प्रावधान लागू होंगे? नहीं उल्लेख है इसका। इस तरह से यह बात कही जा रही है आपके सामने। उसी का पॉइंट नंबर 6.2.1 क्या लिखता है? UDISE 2016-17 के आंकड़ों के मुताबिक प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं, किंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3% हो गया। यानी जातियों का जिक्र वहां है NEP में पेज नंबर 38 पर कि ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ने लगा। दलितों के बच्चे जो 19.6% प्राइमरी में थे, वो मिडिल में जाकर घट करके 17.3% हो गए। अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े 10.6% से कम होकर के 6.8% हो गए। दिव्यांग बच्चों के फीसदी 1.1 से कम होकर के 0.25 हो गए, 0.25। और OBC का तो यहां आंकड़ा ही नहीं दिया गया। यहां पर जाति का उल्लेख है NEP में। प्रावधान क्या किए जाएंगे कि इन जातियों की हिस्सेदारी बढ़े, इसका कोई उल्लेख NEP में नहीं। वेग लैंग्वेज में कह दिया गया है कि हम इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएंगे, हम इनरोलमेंट रेशियो ऐसा करेंगे कि 50% तक जाए। क्या इन आंकड़ों के आधार पर जब आप निजी स्कूल खोल देंगे, सरकारी स्कूलों को बंद करेंगे, आ रहा हूं उस बिंदु पर, तो कैसे ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा के बच्चों का एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा? आपने कहीं नहीं लिखा। पेज नंबर 39 उच्च शिक्षा नीति 2020 मैं पहला पैराग्राफ पढ़ता हूं, जहां आरक्षण का जिक्र नहीं लेकिन सामाजिक रूप से वंचित तबके का जिक्र है। गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं और भाषा सहित अनेक विभिन्न कारकों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।
अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुंच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में इन तो ये रही आरक्षण की बात इस पूरी नई शिक्षा नीति में, जो कहीं जिक्र नहीं है। अब एक दो बातें जिसे करना बहुत जरूरी है नई शिक्षा नीति में। तो अन्य पिछड़े वर्ग का जिक्र केवल इस तरह से किया गया है कि ये तबका वंचित है, इसके लिए हम कुछ विशेष प्रावधान करेंगे। अब एक दो चीजें जो बहुत जरूरी हैं, जिन पर बात करना हमारे लिए बहुत अहम है कि किस तरह से उच्च शिक्षा में बजट की कटौती की जा रही है और सरकारी स्कूलों में अच्छी बातें अनेक हैं जो गिनाई जा रही हैं, जो प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के शिक्षा मंत्री रोज गिना रहे हैं कि हम आमूलचूल बदलाव वाली शिक्षा नीति लाए हैं, क्रांतिकारी बदलाव है, सब कुछ बदल के रख देंगे। हम ऐसे युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो सब कुछ इतना अच्छे से करेंगे कि जिसको लेकर के नए युवा तैयार होंगे। न्यू इंडिया, ये न्यू इंडिया जो स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात करते कि जिन स्कूलों में बच्चे कम होंगे, सरकारी स्कूलों में, उनको बंद करेंगे और मेटा स्कूल बनाएंगे या मर्ज कर देंगे दूसरे स्कूल में। तो ये दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चे तो सबसे ज्यादा गांव में रहते हैं, इन बच्चों तक के स्कूल की पहुंच क्यों कैसे होगी? कोई उल्लेख नहीं है इस पूरी शिक्षा नीति में। गांव में स्कूल लाइब्रेरी, बुक क्लब बनाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो को बैलेंस करेंगे, जहां शिक्षकों की नियुक्ति के जरिए वो सारी चीजें करेंगे। और स्कूलों के साथ साथ कॉलेजेस को क्या करेंगे? 300 यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है, टॉप 300 में वर्ल्ड रैंकिंग में। और जो है उनको क्या कर रहे हैं? 15 साल में 50% इनरोलमेंट रेशियो करेंगे, यानी हर साल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर 2035 तक उनको 50% करना है, जो इस समय 26.3% है, हर साल 20 लाख नए एनरोलमेंट होंगे। आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं। आप डिग्री कॉलेज, जो 45,000 डिग्री कॉलेज थे, उनको बंद करके 15,000 करेंगे। जिन डिग्री कॉलेज में 3,000 से कम बच्चे होंगे, उनको या तो बंद कर दिया जाएगा या दूसरे के द्वारा कोऑप्ट कर लिया जाएगा। और 45,000 डिग्री कॉलेजेस को कम करके 15 साल में 15,000 डिग्री कॉलेज बनाएंगे। आप इस पे जिक्र क्यों नहीं करते पीएम साहब, शिक्षा मंत्री जी? जब आप कॉलेजों की संख्या कम करेंगे, जब आप स्कूलों की संख्या कम करेंगे, कम स्कूल हो और अच्छे स्कूल हो, कम डिग्री कॉलेज हो और अच्छे डिग्री कॉलेज हो, जब इस तर्क पर आप आएंगे तो फिर किनके बच्चे स्कूलों से बाहर होंगे? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चे स्कूलों से बाहर होंगे। रीच आउट उनका दूर हो जाएगा, जिससे वो अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे। कहीं आप शॉर्टफॉल, बैकलॉग में परमानेंट अपॉइंटमेंट का जिक्र नहीं कर रहे हैं। संविदा पर नियुक्ति करने जा रहे हैं, एडहॉक टीचर को परमानेंट नहीं कर रहे। आप इनको कैसे करेंगे? 3 तरह के ग्रेडिंग सिस्टम, ऑटोनॉमी, ग्रेडेड ऑटोनॉमी। सी ग्रेड वाले कॉलेजेस को कहा, धमकी दी जाएगी कि सी ग्रेड के डिग्री कॉलेज उन्हें बंद कर दिया जाएगा अगर आप अपनी क्वालिटी एनहेंस नहीं करेंगे। बी ग्रेड के डिग्री कॉलेज वो होंगे जो वर्ण व्यवस्था, जो विश्वविद्यालयों की वर्ण व्यवस्था होगी, उनमें बी ग्रेड के होंगे, जिनको अनुदान तो दिया जाएगा, लेकिन यह कहा जाएगा कि आप तत्काल ऐसा करिए कि आप ए ग्रेड में ट्रांसफर करिए। और ए ग्रेड के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे, उनको ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा, यानी इस ग्रेडेड ढंग से ऑटोनॉमस किया जाएगा। सी ग्रेड को बी ग्रेड, बी ग्रेड को ए ग्रेड, और ए ग्रेड वाले को कोई पैसा सरकार नहीं देगी। यानी ए ग्रेड के इंस्टीट्यूट बच्चों से पैसा लें और क्वालिटी एजुकेशन दें। तो जैसे ही बच्चों से पैसा लिया जाएगा, फीस कई गुना हो जाएगी। तो क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी, वहां पर रिजर्वेशन मिलेगा क्या? जो ए ग्रेड के ग्रेडेड ऑटोनॉमी में जो ए ग्रेड के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। बी ग्रेड में कोई सेमी रिजर्वेशन, क्योंकि सेमी फंडिंग होगी गवर्नमेंट की, और वो भी फंडिंग हेफा के जरिए होगी, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, और विश्वविद्यालय सरकार से लोन लेंगे। आप ये हायर एजुकेशन दे रहे हैं?
आप यहाँ जहां सी ग्रेड वाले होंगे, जहां पर क्या सी ग्रेड के इंस्टीट्यूट की डिग्री का वैल्यू ए ग्रेड के इंस्टीट्यूट की डिग्री के वैल्यू के बराबर होगी। इस तरह से आप वर्ण व्यवस्था लागू कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, और ये सारा सिस्टम ये कह रहा है कि आप सामाजिक न्याय की हत्या करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं। ये सीधे सीधे मेरा आरोप है। और इस तरह की चीजों को लेकर के हमें इस पर सवाल उठाने की जरूरत है, और ये जरूरत इस बात के लिए है कि हम कैसे इन चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे। इंटरनेट की बहुत दिक्कत आ रही है। तो आखिरी बात ये कि अगर आप इस तरह से इस पूरे सिस्टम को बनाना चाहते हैं तो ये नई शिक्षा नीति दरअसल सामाजिक न्याय विरोधी है। वेग लैंग्वेज में ऐसी बात कहना चाह रहे हैं कि देखने में लगे कि हाथी के दांत बड़े सुनहरे हैं, लेकिन खाने के और है, दिखाने के और है। तो प्राइमरी स्कूलों को बंद करना, डिग्री कॉलेजेस को बंद करना, सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति करना और संविदा पर कोई आरक्षण नहीं लागू करना, यह दिखाता है कि नई शिक्षा नीति ये चाहती ही नहीं कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चे अच्छी तालीम पाएं, अच्छी शिक्षा पाएं, परमानेंट अपॉइंटमेंट उनका हो, प्रोफेसर बने। फिर तो गुलामों को गुलामी को एहसास कौन कराएगा कि आप गुलाम हैं? फिर उन्हें कौन समझाएगा कि फूले अंबेडकर पेरियार की विरासत किस तरह से आपसे छीनी जा रही है? इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और नई शिक्षा नीति के आंकड़ों को पढ़िए, घर घर पहुंचाइए और देखिए कि आपके बच्चे के हाथ से शिक्षा छीन ली गई। आप अभी उन प्रावधानों तक नहीं जा पा रहे। ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि स्कूलों को बंद करेंगे, यूट्यूब चैनल खुलेगा, टीवी की तरह घर बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा बच्चों के हाथ में मोबाइल है, रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं है। उनके बच्चे क्या स्मार्टफोन से पढ़ाई कर पाएंगे? इंटरनेट है क्या गांव में? मैं अभी जो क्लासेस ले रहा हूं उनमें 50% बच्चे, दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज के बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे। जो क्लास ले रहे हैं उनके इंटरनेट ठीक नहीं है। और आप ये दावा कर रहे हैं कि गांवों में इंटरनेट रहेगा, गांवों के बच्चों को घर बैठ के डिग्रियां देंगे। तो हायर एजुकेशन पूरी तरह से एक मनुवाद की तरफ ले जाएगा, जहां शिक्षा सबको नहीं मिलेगी और ऐसी शिक्षा से वंचित तबका अतीत से कट जाएगा और फिर उसको भटकाना आसान होगा। तो मेरी अपील है इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों से, एक बार ठहरिए, एक बार विचार करिए। आपके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ेंगे? नई शिक्षा नीति को पढ़िए। वो स्कूलों को बंद करने की बात भी कर रहे हैं, वो डिग्री कॉलेजेस को बंद करने की बात भी कर रहे हैं। वो डिग्री कॉलेज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी के जरिए सी ग्रेड से बी ग्रेड, बी ग्रेड से ए ग्रेड, और ए ग्रेड में कोई रिजर्वेशन नहीं, जो ऑटोनॉमस होंगे। पूरे नई शिक्षा नीति में आरक्षण शब्द क्यों नहीं लिखा? वोट मांगने के वक्त जिस प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ओबीसी है, वो ओबीसी शब्द का इस्तेमाल पूरी नई शिक्षा नीति में 2 जगह करता है, और कहीं ये बात नहीं कर रहा है कि आधी आबादी जिस देश की जनता की है, उसकी आधी आबादी के प्रोफेसर कितने हैं? 9। क्या यही शिक्षा नीति बनेगी? यही नया भारत बनेगा? आप विचार कीजिए, आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा की बात सोचिए। नौकरियां आपके हाथ से छीन ली जा रही हैं, और अगर आप ये सवाल नहीं सोच सकते, आप शिक्षा का सवाल आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए रोजगार का सवाल जरूरी नहीं है, तो आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, हिंदू बन करके इस पूरे नैरेटिव में फंस जाएंगे, जिससे आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा और रोजगार चला जाएगा। ठहरिए, विचार करिए और देखिए कि नई शिक्षा नीति कितनी खतरनाक है। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिए। अगर मैं गलत हूं, आप घर बैठ करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठ करके गालियां देने लगते हैं कि डीयू, जेएनयू, जामिया वाले, डीयू वाले राजनीति करते हैं। मैं राजनीति कर रहा हूं क्या? जो सवाल मैं उठा रहा हूं ये आपके बच्चे के भविष्य का सवाल नहीं है क्या? ये आरक्षण का सवाल आपके बच्चे के सवाल, भविष्य का सवाल नहीं है? ये विचार करिए, और विचार करिए कि अगर नई शिक्षा नीति इतनी खतरनाक है तो आप उसको, आपके बच्चे का भविष्य कितना सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।